किस प्रकार से आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। अब उस वीकनेस को पहचान कर आप अगर अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद से, तो डेफिनेटली आप लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी वीकनेस को हमेशा वीकनेस ही मानते रहेंगे, तो शायद जो अपॉर्चुनिटी उस वीकनेस को स्ट्रेंथ कन्वर्ट करने की है उसको हम लूज कर देंगे। यही ये जरूरी है कि हम उस इंसान को पहचाने, उस व्यक्ति के पास जाएं जो हमारी स्ट्रेंथ को वीकनेस में हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है और हमें लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कहीं ना कहीं ये आपको महसूस करवाएगी कि आपके अंदर चाहे कितना भी इम्परफेक्शन है, आपके अंदर चाहे कितनी भी कमियां हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमियां नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। बट उस इम्परफेक्शन को इम्परफेक्शन ना मानकर, उस अपूर्णता को, उस कमी को कमी ना मानकर कहीं ना कहीं अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाइफ में ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो कहानी है जापान के एक छोटे से गांव में, जिसमें ओकाया नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता है। उस बच्चे को कहीं से ये शौक लगता है, उसकी ये पैशन बन जाती है कि मुझे लाइफ में मार्शल आर्ट सीखना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। लेकिन चूंकि वो एक एक्सीडेंट से मिलता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसका जो बायां हाथ है वो काटना पड़ता है, और यहीं उसके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। और उसके माता पिता उसे कहते हैं कि नाउ यू कैन नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, अब तुम मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते, क्योंकि मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहीं ना कहीं शरीर के पूरे अंगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो माता पिता की बातों से कन्विंस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, उसकी जिद और उसका डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ निश्चय है मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने का, वो भी और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। वो माता पिता से जिद करता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है और इसी फील्ड में अपना करियर बनाकर आगे बढ़ना है। माता पिता भी कहीं न कहीं उसकी जिद के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उसे शहर के पास के ही एक शहर में, जहां मार्शल आर्ट के बहुत फेमस गुरु रहते हैं, वहां उसे लेकर जाते हैं। गुरु जब उसे देखते हैं, मार्शल आर्ट के जो गुरु हैं, उसे इंग्लिश में हम सेंसाई भी कहते हैं, उसे देखते हैं तो उसका बायां हाथ नहीं होता है। और चूंकि उसका बायां हाथ नहीं होता है तो बड़े अचरज में होते हैं, बड़े आश्चर्य में होते हैं, शॉक्ड होते हैं, और वो कहते हैं कि बच्चा कैसे मार्शल आर्ट सीखेगा और इस फील्ड में आगे बढ़ेगा। ओकाया जब ये बात सुनता है तो वो कहता है, मैं ये कुछ नहीं जानता कि मैं ये कैसे सीखूंगा, ये काम आपका है, यू आर माई टीचर, यू आर माई गुरु, और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी या जो जिम्मा है वो आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं गुरु इस डिटर्मिनेशन को पहचान लेते हैं, उसकी सीखने की प्यास को समझ लेते हैं और उसे एडमिशन दे देते हैं अपने यहाँ। गुरु 50 बच्चों के बैच को शुरू करते हैं और यहीं पर ओकाया भी उनके साथ मार्शल आर्ट सीखना शुरू करता है। धीरे 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 वो जब सीख रहा होता है तो सीखते सीखते उसे ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं, और वो ये गलती है कि मैं नई चीजें नहीं सीख रहा हूं और वही चीज जो गुरु ने बताई है वो मैं एक ही प्रैक्टिस बार बार करता जा रहा हूं। यहाँ वो गुरु के पास जाता है और ये कहता है, क्या मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 साल में महसूस किया है कि यहाँ आप हर एक बच्चे को बहुत सारी नई टेक्निक सिखा रहे हैं, बहुत कुछ नया सिखा रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं एक ही किक की बार बार प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ और मैं वहीं का वहीं हूँ जहाँ साल भर पहले था। अपने अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट ना महसूस करते हुए उसे ये जिज्ञासा होती है और वो कौतूहलवश, क्यूरियोसिटी की वजह से अपने गुरु के पास जाकर ये सवाल पूछता है। गुरु से कहते हैं कि तुम्हें अगर मेरे ऊपर विश्वास है, इफ यू रियली ट्रस्ट मी, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, और जो मैं बता रहा हूं, जो मैं गाइडेंस दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, उसी की प्रैक्टिस आपको बार 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 करते रहना चाहिए। 1-2 साल बीत जाते हैं
और जो ओकाया है वो उसी किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे फिर से डाउट होता है, कहीं ना कहीं वो गुरु के पास जाके पूछता है कि मैं नया कुछ क्यों नहीं सीख रहा हूँ, मुझे आप उसी एक किक की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आपने शुरुआत में कही थी। गुरु फिर से उसे समझाते हैं कि जस्ट मैं जैसा कह रहा हूं वैसा तुम करते जाओ, बिना किसी डाउट, बिना किसी शक के। ओकाया वैसा ही करता रहता है। सीखते सीखते सभी जो 50 बच्चों का बैच है उसे 8 साल हो जाते हैं और गुरु सभी को बुलाकर कहते हैं कि अब जो भी मुझे ज्ञान देना था वो पूर्ण हो चुका है और अब एक फाइनल टेस्ट होगा, एक कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन के अंदर जो भी जीतेगा उसे सेंसाई बनाया जाएगा, उसे इस यहाँ का मास्टर बनाया जाएगा। यहाँ कंपटीशन के अंदर जब ओकाया भाग लेता है तो वो इजीली 1-2 कंपटीशन बहुत आसानी से पास कर लेता है और उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तीसरा जो कंपटीशन होता है, थर्ड लेवल, वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी थोड़े संघर्ष के बाद वो ओकाया उसको भी जीत लेता है। ऐसा करते करते कहीं ना कहीं ओकाया फाइनल में पहुंच जाता है। उसे भी बहुत आश्चर्य हो रहा होता है और वहां जितने लोग होते हैं उस कंपटीशन में आते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये आश्चर्य होता है कि वो किस प्रकार से फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में जब वो पहुंचता है तो उनका प्रतिद्वंदी बहुत ही पावरफुल होता है और वो ओकाया पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीच में रोकना पड़ता है। यहाँ गुरु वापस से कंपटीशन शुरू करवाते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो इस पे भारी पड़ रहा है तो इसे कंपटीशन को रोक दिया जाए। यहाँ जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं एक अहम के भाव में आ जाता है, थोड़ा दम्भी बन जाता है, घमंडी बन जाता है और इसी चक्कर में उसका जो गार्ड है वो उससे छूट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओकाया अपनी जो 8 साल से किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है उस किक को इतना जोर से और पूरे कॉन्फिडेंस से मारता है कि कहीं ना कहीं जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है और यहाँ ओकाया को जो है विनर घोषित कर दिया जाता है। उसे फाइनली उस मैच को जीत लिया होता है और यहाँ ओकाया कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्य में भी होता है कि मेरे इम्परफेक्शन के बावजूद भी मैं इस कंपटीशन को फाइनल तक कैसे पहुंच पाया और सेंसाई की उपाधि तक कैसे पहुंच पाया। वो अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है कि मैंने बहुत सारी नई चीजें नहीं सीखी थी, क्योंकि आपके इतने सारे जो शिष्यों में जो पूर्ण रूप से परफेक्ट थे उनके पास फिजिकली कोई भी कमी नहीं थी, तो आपको तो आपने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई थी और वो सारी चीजें मेरे पास नहीं थी, फिर भी मैं इस कंपटीशन को कैसे जीत पाया। तो यहाँ गुरु समझाते हैं ओकाया को कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए कहीं ना कहीं 2 चीजें खास थी। पहली तो आपने वो चीज सीखी थी जो मार्शल आर्ट की सबसे डिफिकल्ट किक थी। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट किक जो तुमने सीखी और तुमने कहीं ना कहीं इस किक को इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा परफेक्ट किया कि उस किक का मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता तुम्हारे सामने, बिकॉज यू न्यू ओनली 1 किक एंड यू प्रैक्टिस दैट किक दैट मच। उस किक को तुमने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा उसमें परफेक्शन ले आए कि दूसरे लोग जो बहुत सारी हजारों अलग अलग किक्स जानते थे वो किक्स तुम्हारे सामने नहीं टिक पाती, क्योंकि तुम्हारे किक की पावर ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। और दूसरा रीजन ये है कि इस किक से बचने के लिए कहीं ना कहीं सामने वाले कॉम्पिटिटर का बायां हाथ पकड़कर ही उसे गिराया जाता है और वही तुम्हारी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी यहां बन गई। ओकाया इस बात को समझ चुका था और कहीं ना कहीं उसने गुरु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि गुरु ने उसको वही चीज़ सिखाई जो डेफिनेटली उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके इस काम में उसको बहुत ज़्यादा काम लगी। और यही हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है और वो ये सीख ये है कि हमारे इम्परफेक्शन को हम कहीं ना कहीं हमारे परफेक्शन में कैसे ढाल सकते हैं। दुनिया में हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं
और उन कमियों के बावजूद भी अगर हम उसको कमी ना मानकर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली प्रोग्रेस के चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो क्या चाहता तो अपना जीवन एक अपाहिज के का सोच कर भी आगे बढ़ सकता था। उसे अगर ऐसा फील करता कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैं कैसे मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, तो शायद वो इस फील्ड में आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं। बट ही डिड नॉट थिंक लाइक दैट। उसने इस प्रकार से नहीं सोचा कि मैं एक हैंडीकैप हूं, मैं अपाहिज हूं, मेरा एक हाथ नहीं है। उसने उसको इस प्रकार से लिया कि मुझे चाहे करना है, चाहे किसी भी प्रकार करना है, ये मेरा शायद मदद कहीं ना कहीं एक गुरु से हो जाए, कहीं ना कहीं एक मुझे बेस्ट गाइडेंस मिल जाए, तभी मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाऊंगा। तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक गुरु होता है, हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कोई एक बेस्ट गाइडेंस देने वाला होता है। बस वो गाइडेंस के साथ हम रहकर लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको इम्परफेक्शन ना मानकर, उससे कमी ना मानकर हमारी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। सो नेवर एवर फील कि आपके अंदर कोई एक वीकनेस है, आपके अंदर एक कोई कमी है, आपके अंदर एक कमजोरी है, तो शायद आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। उसे कमजोरी ना मानकर अगर आप अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं, अपनी एक खूबी मान लेते हैं, तो डेफिनेटली प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हर एक कहानी को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।